सुप्रभात। आज हम पहलवान की ढोलक अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न पाठ के साथ। पाठ के साथ में हमारा पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उसे शब्द दीजिए। देखिए तो इन दोनों में अद्भुत सामंजस्य है। इन दोनों में कैसा था? अद्भुत सामंजस्य था। ढोल की आवाज और लट्टन के दाव पेच में। अब देखिए वो आवाज कौन कौन सी थी? चटदा गिड़दा, आजा बिड़जा। चटदा गिड़दा, आजा बिड़जा। चटदा गिड़दा, आजा बिड़जा। चटाक चटदा, उठाकर पटक दी। चटाक चटदा, उठाकर पटक दी। और चट गिड़दा, मत डरना। चट गिड़दा, मत डरना। और धाग तीना त्रिकट तीना, धाग दिना, दाग दिना, त्रिकट तीना। दाग काटो बारह। ये सारे जो हैं ध्वन्यात्मक शब्द आए हैं और इससे ढोल के ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह के साथ आनंद का भी संचार करते हैं। ये जो है उत्साह के साथ आनंद का भी संचार करते हैं। आनंद का भी संचार करते हैं ये सारे शब्द। तो पहला प्रश्न देखिए, कुश्ती के साथ ढोल की आवाज और लट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? अद्भुत सामंजस्य था। फिर कह रहा है पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द कौन कौन से हैं? चटदा गिड़दा, आजा बिड़जा। चटाक चटदा, उठाकर पटक दी। चट गिड़दा, मत डरना। धाक तीना, त्रिकट तीना, दाल काटो बारह। ऐसे बहुत सारे शब्द जो आए हैं और ये सारे शब्द जो हैं उत्साह के साथ आनंद का संचार करते हैं। ये है पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे का है, दूसरा प्रश्न, कहानी के किस किस मोड़ पर लट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आए? देखिए, सबसे लट्टन के जीवन में बचपन में ही लट्टन के माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता का देहांत हो गया। उसकी विधवा सासू मां ने, विधवा सासू मां ने उसका पालन पोषण किया, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। इस कारण से विधवा सासू मां ने उसका पालन पोषण किया और वह बदला लेने के लिए पहलवान बना। क्योंकि जब वो छोटा था तो कुछ लोग उसकी सासू मां को परेशान करते थे और बदला लेने के लिए वो पहलवान बना और उसने कुश्ती जो दंगल है वह ढोल से सीखी। ढोल को ही वो अपना गुरु मानता था। उसका कोई गुरु नहीं था, वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था। पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु हो गई
और राजा का देहांत होने पर उसका जो रोजगार था, वो पहलवान था, वो छीना गया, नए राजकुमार बना। महामारी के कारण उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई और एक दिन पहलवान की भी मृत्यु हो जाती है। पहलवान की भी मृत्यु हो जाती है। तो कहानी के किस किस मोड़ पर लट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वो सारा बताना है आपको। माता पिता का देहांत हो गया, विधवा सासू माँ ने उसने पालन पोषण किया, बदला लेने के लिए पहलवान बना, कुश्ती ढोल से सीखी, पत्नी की मृत्यु हो गई, राजा के साथ यहाँ 15 साल वो पहलवान के रूप में रहा। जब 15 साल बाद राजा का देहांत हो गया तो नए राजकुमार ने उसको हटा दिया। फिर वो गांव आ गया, गांव में उसने लोगों को पहलवानी सिखाई और महामारी फैली, उसके दोनों बेटे मर गए और उसका स्वयं का भी देहांत हो गया। तीसरा प्रश्न, लट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। देखिए, नंबर 1, क्योंकि ढोल को वो अपना गुरु मानता था। सारे दाव पेच उसने ढोल से सीखे। ढोल की आवाज पहलवान की नसों में जोश भर देती थी। यानी कि ढोल की आवाज जो है पहलवान की नसों में जो है वो जोश भर देती थी और वो लड़ने के लिए मचलने लगता, लड़ने के लिए मचलने लगता। और ढोल की आवाज जो है उसको प्रेरणा भी देती थी, संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती थी। यह है तीसरे प्रश्न का आंसर। चौथे का आंसर प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा है। देखिए, सबसे पहले गांव में क्या फैल गई थी, महामारी, नंबर 1। दूसरा क्या हो गया था, सूखा पड़ गया था। जब महामारी भी फैल गई, सूखा भी पड़ गया, तो गांव में निराशा का माहौल, गांव में निराशाजनक माहौल। देखिए, गांव में महामारी फैल गई थी, गांव में सूखा पड़ गया था, निराशा का माहौल था और मृत्यु का सन्नाटा गांव में छाया हुआ था। और बेटे की मृत्यु, जब पहलवान के बेटे की मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हुई तो पहलवान मन से दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और हमेशा की तरह वो ढोलक जो है बजाता रहा। इससे लोगों में जीवन जीने की शक्ति पैदा हुई, और जो ही ढोल बजता था, लोगों के सामने दंगल का दृश्य आ जाता था और लोग मौत को हंसते हंसते गले लगा देते थे।
तो इस ऐसे माहौल में जो है अपने दुख कम करने के लिए गांव वालों को लड़ने के लिए वो प्रेरणा देता था। तो ढोलक जो है महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। ढोलक जो है महामारी व सूखे से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह है चौथे का आंसर। पांचवें का आंसर, पांचवा, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। देखिए ढोलक की पूरे गांव पर असर ये होता था कि वह संजीवनी शक्ति का काम करती थी। वह संजीवनी शक्ति का काम करती थी। लोगों में जीवन जीने की इच्छा पैदा करती थी। जीवन जीने की इच्छा पैदा करती थी। यानी कि ढोलक की जो आवाज थी वो लोगों में संजीवनी शक्ति का काम करती थी, लोगों में जीवन जीने की इच्छा पैदा करती थी। ढोलक की आवाज से रात के सन्नाटे में वो कमी लाने का प्रयास करती थी। ढोलक की आवाज सन्नाटे में कमी आती थी और महामारी से पीड़ित लोग, महामारी से पीड़ित लोगों में उत्साह का संचार करती थी। यानी लोगों में जीवन जीने का जोश जो है वो बढ़ देती थी और लोग अपनी पीड़ा भूलकर, ढोलक की आवाज से लोग अपनी पीड़ा भूलकर मौत को गले लगाने से डरते नहीं थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज मृत गांव वालों की नसों में संजीवनी शक्ति का काम करती थी। तो रात्रि की विभीषिका का डर भी कम होता था ढोलक की आवाज में। जब पहलवान के दोनों बेटे मर गए उसके बावजूद भी पहलवान ने ढोलक बजाई। लोगों ने देखा कि जब पहलवान हिम्मत नहीं हारता तो हम हिम्मत क्यों हारे। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर था। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय होते ही लोग रोते, चिल्लाते, हृदय विदारक दृश्य, और लोग बॉडी को ले जाकर नदी में फेंक कर आ जाते थे। माताएं बहनें रोती रहती थी, क्योंकि जब रात्रि में किसी का देहांत होते ही, सूर्योदय होते ही लोग रोते हैं। हमारी संस्कृति में रात्रि को हम लोग नहीं रोते हैं। तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन के बावजूद चेहरे पर चमक थी और सूर्योदय होते ही लोग एक दूसरे को सांत्वना देते थे, और उनको धैर्य बताते थे कि वे हिम्मत मत हारो। और लोग जो हैं अपनी हृदय विदारक बात एक दूसरे को कहते थे। और सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था। लोग घरों में रुक जाते थे,
उनके रोने की आवाज नहीं आती थी, रोने की आवाज नहीं आती थी, घरों में दुबक जाते थे, रोने की आवाज नहीं आती थी। माताएं अपने दम तोड़ते पुत्र को, अपने दम तोड़ते पुत्र को बेटा भी नहीं कर पाती थी, बेटा भी न कर पाती थी। रात्रि को कुत्तों व सियारों का क्रंदन सुनाई देता था, सियारों का क्रंदन सुनाई देता था। ऐसे समय में पहलवान के ढोलक की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कि वो महामारी को चुनौती दे रहा, महामारी को चुनौती दे रहा। और इस रात्रि की विभीषिका में पहलवान के ढोलक की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि वो महामारी को चुनौती दे रहा। तो सूर्योदय लोग होते ही रोते थे, चिल्लाते थे, हृदय विदारक दृश्य हमारे सामने आते थे, लोग बॉडी को नदी में फेंक कर आते थे, माताएं बहनें रोती थी, एक दूसरे को सांत्वना देती थी, धैर्य बंधाते थे। सूर्यास्त होते ही परिदृश्य बदल जाता है, लोग घरों में दुबक जाते हैं, चूक करने की आवाज नहीं आती है, रोने की आवाज नहीं आती। माताएं अपने दम तोड़ती पुत्र को बेटा भी न कर पाती हैं, कुत्तों सियारों का क्रंदन सुनाई देता है। और ऐसी महामारी को चुनौती देने का काम करती है पहलवान की ढोलक। अगला प्रश्न है हमारा 7वां। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? सातवें का क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो मनोरंजन के साधन नहीं है, अब वो मनोरंजन के साधन नहीं है। उनकी जगह मनोरंजन के नए साधन आ गए हैं। और राजा महाराजाओं का समय चला गया। राजा महाराजाओं का समय जो है नहीं है, अब वो समय नहीं रहा। राजा महाराजाओं का अब वो समय नहीं रहा। पहले राजा महाराजा कुश्ती दंगल देखते थे, अब वो कुश्ती के प्रति लोकप्रियता घटती गई। अब राजा महाराजा भी नहीं रहे, इसलिए अब ऐसी स्थिति नहीं है। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? इसकी जगह क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आप बता सकते हो उन्होंने ले ली हैं। जैसे मान लो नए गेम जो भी आते हैं वो लिख सकते हो। इसके बाद क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है। फुटबॉल तो पहले भी था, फिर भी अब उसका प्रचलन बढ़ गया है। इसके अलावा शतरंज है, शतरंज पहले भी हुआ करती थी, अब भी है, लेकिन अब उसको महत्व मिला है। तो अब क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जो है, क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल, बैडमिंटन जो भी है, इन खेलों ने वो जगह ले ली है। उनका महत्व बढ़ गया है, पहले भी थी लेकिन उनका महत्व बढ़ गया है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो देखिए, कुश्ती का दंगल हो, कुश्ती का दंगल हो, खिलाड़ियों को मेहनता ना मिले, खिलाड़ियों को क्या कहते हैं, धनराशि मिले, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, ऐसी प्रतियोगिताओं का प्रसार प्रचार हो। तो ये जो परंपरागत खेल हैं उसको हम लोकप्रिय बना सकते हैं।
मीडिया उसको अधिक उसका प्रचार प्रसार करे और उनके खान पान की उचित व्यवस्था करे। सरकार जो है उनके खान पान की देखरेख करे, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले, आदि बातें हम लिख सकते हैं। तो 7वें का क, ख और ग। अगला प्रश्न 8वां। है आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इसका आशय है असहनीय दुख से, असहनीय दुख से। मैं इसको समझा देता हूं। देखिए, जब गांव में महामारी और सूखा पड़ गया था, तब आसमान से तारे जो है वो सारा दृश्य देख रहे थे। अब तारे दृश्य अर्थात तारे सब कुछ देखते हैं, लेकिन लेखक ये बताना चाहता है कि कोई तारा उनके दुख में शामिल होना चाहता है। अर्थात आपने देखा होगा अक्सर जो तारे हैं वो टूटते हैं। जब वो दुख में शामिल होना चाहता है तो तारा जो है वो बीच में ही समाप्त हो जाता है, बीच में ही नष्ट हो जाता है। तो दूसरे तारे जो होते हैं वो हंसते हैं। वो क्या करते हैं? हंसते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दूसरों के दुख को देखकर नहीं हंसना चाहिए, और वो तारे जो दूसरे तारे जो होते हैं उनकी मृत्यु पर हंसते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिर तारे जो होते हैं वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं और टूटा तारा जो है समाप्त हो जाता है, मौत को प्यारा हो जाता है। इसलिए एक अच्छी सी लाइन है, बात जड़ंता देखी हसवा लागी कौपलियो, जो थोड़े में बीती वो मोरे में बीती धीरी रो बापुड़ियो। यानी पत्तों को झड़कर जो है, जब पत्ते झड़ जाते हैं तो कोपले जो होती है वो हंसने लगती है। तब वो गिरता हुआ पत्ता क्या कहता है कि जो हमारे में बीती है वो एक दिन आप में भी बीतेगी। अर्थात समय सबका आता है, इसलिए हमें हंसना नहीं चाहिए, किसी को मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो इस लाइन से तात्पर्य है असहनीय दुख से है। 9वां प्रश्न, है पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए, उनका आशय स्पष्ट कीजिए। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब अंधेरी रात कभी आंसू बहाती है क्या? लोग रो रहे थे। अब उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उसकी भावुकता व असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इसकी भावुकता और उस पर लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अर्थात तारे जो है मजाक उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे। ढोलक लुढ़क पड़ी, अर्थात पहलवान की मृत्यु हो गई। ये सारे जो है प्रकृति के मानवीकरण से संबंधित हैं। अब है पाठ के आसपास। अगला प्रश्न हमारा जो है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास देखिए, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय
स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति की कल्पना करें और लिखिए कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी कि अब देखिए, अब आपात स्थिति आपके सामने कोरोना, कौन सी स्थिति? कोविड-19 कोरोना, जिसने आम जनता को अपने शिकंजे में लिया है, जिसने आम जनता को अपने शिकंजे में लिया, यानी कोरोना से। अब हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है? लोगों को बोलना है, क्या बोलना है? मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए, 2 गज की दूरी बनाए, और हम बाहर जाने पर रोज हाथ धोए, गर्म पानी पिए। ये सारी जो है सावधानी हम बरत सकते हैं। यह है पहाड़ के आसपास का जो है पहला प्रश्न था। अब पहाड़ के आसपास का जो दूसरा प्रश्न है हमारा, पहाड़ के आसपास का दूसरा प्रश्न, पहाड़ के आसपास दूसरा प्रश्न हमारा, ढोलक की थाप मृतगाम में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। देखिए, यानी कि देखिए, किसी भी कला को फलने फूलने के लिए व्यवस्था की जरूरत होती है। यानी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम उस कला को आगे बढ़ा सके। लेकिन कला जो होता है, कला का अस्तित्व जो होता है, कला का जो अस्तित्व होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता, किसी का मोहताज नहीं होता। कला का अस्तित्व जो होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता है, क्योंकि कलाकार जो होता है वो व्यवस्था द्वारा पोषित होता है, व्यवस्था द्वारा पोषित होता है। उसको जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको पालती हैं, पोषती हैं। लेकिन कलाकार कला के प्रति अगर समर्पित नहीं होगा, अगर कलाकार कला के प्रति समर्पित नहीं होगा तो वो जनमानस में अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, जनमानस में अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। अतः कलाकार में समर्पण की भावना होनी चाहिए, कर्म करने की भावना होनी चाहिए, उसको किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, ताकि वह जन सामान्य का प्यार पा सके, जन सामान्य का प्यार पा सके। और वही कलाकार जो है फेमस होता है, वही कलाकार जो है प्रसिद्ध होता है, वही लंबे समय तक टिका रहता है। फिर है अगला प्रश्न जो है हमारा, ये कौन सा प्रश्न बता दिया? सॉरी, ये तीसरा प्रश्न बता दिया मैंने आपको, दूसरा नहीं तीसरा है। तीसरा प्रश्न है, चर्चा करें कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है, ये इसका है। ये प्रश्न जो है कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है, ये तीसरा प्रश्न है। उसका है, कला फलने फूलने, उसमें व्यवस्था, जब कला कोई फलती है फूलती है तो व्यवस्था का योगदान होता है। कला अस्तित्व किसी का मोहताज नहीं होती है, कलाकार व्यवस्था द्वारा पोषित होता है, कलाकार कला के प्रति समर्पित जनमानस में अपनी पहचान नहीं बना पाता है। अगर वो कलाकार जो है कला के प्रति समर्पित नहीं होगा तो वो जनमानस में अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। समर्पण की भावना कलाकार में होनी चाहिए, कर्म करने की भावना होनी चाहिए, तभी वो जन सामान्य का प्यार पा सकता है और लंबे समय तक समाज में टिक सकता है। ये अब इसमें ही दूसरा प्रश्न था, इसका ही दूसरा मैं ये समझा देता हूँ।
ढोलक की थाप मृतगाम में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। कला से जीवन के संबंध में ध्यान रखते हुए चर्चा कीजिए। देखिए सही बात है, पहले जमाने में लोग, देखिए इस पाठ में तो ढोलक का बताया गया है। पहले जमाने में भाट है, भाट व चारण, ये लोग युद्ध में राजा महाराजाओं में जोश भरते थे, राजा महाराजाओं में जोश भरने का काम करते थे, ये बताना है आपको। तो इस तरह से दूसरा तीसरा हो गया। अब हम बात करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में आपको पहला, दूसरा और तीसरा नहीं करना है। अब आप एक प्रश्न लिखिए, पहलवान की ढोलक परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। पहलवान की ढोलक अध्याय का उद्देश्य बताइए। अध्याय का उद्देश्य बताइए। अब इस प्रश्न का आंसर लिखिए आप। देखिए व्यवस्था के बदलने के साथ, देखिए अगर व्यवस्था बदल जाती है, इस व्यवस्था बदल जाती है अर्थात सरकार बदल जाती है। देखिए 5 साल सरकार कोई भी रहे, जब व्यवस्था बदल जाती है तो लोक कला को महत्व देना है। अर्थात ऐसा नहीं कि व्यवस्था के साथ लोक कला को भी समाप्त कर दो, उसको भी प्रासंगिक बनाना है, चाहे सरकार चाहे कोई भी हो, राजा कोई भी हो, उसको अधिक महत्व देना है, प्रासंगिक बनाना है। क्योंकि सभ्यता के स्थान पर नई व्यवस्था आरोपित नहीं करनी चाहिए। सभ्यता के स्थान पर, सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था आरोपित नहीं होनी चाहिए। नई व्यवस्था आरोपित नहीं होनी चाहिए। सभ्यता के स्थान पर नई व्यवस्था आरोपित नहीं होनी चाहिए। और भारत से इंडिया, हम भारत से इंडिया भले ही बन जाए, लेकिन हमें हमारी भारतीय संस्कृति को महत्व देना है। भारतीय संस्कृति की परंपरागत चीजों को महत्व देना है। चौथी बात, कलाकारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले, सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण की व्यवस्था हो। परंपरागत खेलों को अधिक महत्व दिया जाए। खेलों को अधिक महत्व देकर क्षेत्रीय स्तर पर इसकी प्रतियोगिता करवाई जाए और क्षेत्रीय के बाद इसको तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतियोगिता हो। महामारी के समय ग्रामीणों की जो दयनीय स्थिति है, यानी कि महामारी के समय गांव की दयनीय स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड में हमारी सरकारों ने पूर्ण रूप से गांवों का सहयोग किया है। हमें साहसी बनना चाहिए। बहुत सारे देखिए, यानी कैसी भी महामारी फैले, हमें साहसी बनकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, हमारे देश के कोरोना योद्धा डॉक्टर लोग, नर्स, वो सभी जो हैं साहसी, अपने साहसीपन का परिचय दे रहे हैं, तभी तो हमारी सुरक्षा हो पा रही है। मनुष्य को संवेदनशील बनना चाहिए, उसमें संवेदनाएं होनी चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंसान की पहचान उसके कर्म के आधार पर होनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा संघर्ष करना चाहिए। अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। अंधविश्वासों से
दूर रहना चाहिए, कुत्ता रो रहा है, कोई डेथ हो जाएगी, ऐसे अंधविश्वास हमें नहीं पालने चाहिए। और शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। शिक्षा से लोगों में जागरूकता किस प्रकार आए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है। इस तरह से ये अध्याय जो है ये समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आरोप पुस्तक से संबंधित अगला अध्याय जो है वो समझेंगे। धन्यवाद।